हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय मैंग चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के नेक्स्ट पार्ट को, जिसे हम बोलते हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इसे हम इंग्लिश में लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। लैटिट्यूड इसे बोलते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और लॉन्गिट्यूड इसे बोलते हैं जो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो आइए इन्हीं के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं कि आखिर ग्लोब का काम क्या है, और अक्षांश रेखाओं का काम क्या है, और देशांतर रेखाओं का काम क्या है, और इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी खूबियां क्या हैं। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, उन्हीं के बारे में अच्छे से हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। आइए, तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जियोग्राफी बाय मैंग चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं, ग्लोब किसे कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जिस पर हम पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन प्राप्त करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे ग्लोब कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरी बात आप कह सकते हो, पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर हम पृथ्वी का पूरा अध्ययन करते हैं, उसे हम ग्लोब कहते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं का काम क्या है। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो हमें तापमान, जलवायु या मौसम के बारे में बताते हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपकी मोबाइल पे टेम्परेचर पल पल भर में बदलता रहता है, और ये सारी का सारा खेल किसका है, अक्षांश रेखाओं का है। ठीक है, मौसम में जो बदलाव होता है, हमको पता कैसे चलती है कि यहाँ का मौसम इतना है, यहाँ का मौसम ये है। तो ये सारा का सारा खेल अक्षांश रेखाओं से ही जानकारी हासिल की जाती है। आइए देखते हैं, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक है। तो आइए देखते हैं, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तरी छोर को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और विषुवत रेखा के दक्षिणी छोर को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। बातें क्लियर हो गई। तो विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में कुल ऐसे खींची गई 90 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी? 90 अक्षांश रेखाएं। बातें क्लियर। और विषुवत रेखा के दक्षिण में भी कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं। कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में, तो कितनी होंगी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या? तो 90 प्लस रेखाओं की संख्या, 90 प्लस 90 बराबर 180। लेकिन यदि हम एक विषुवत को भी काउंट कर लें तो 181 हो जाती है, आप जानते हो। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाइयों में कमी आना चालू हो जाती है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई पॉइंट के बराबर रह जाती है, 90 डिग्री पर कोण बनाने लगती है। तो इन पॉइंटेड रेखाओं को हम अक्षांश रेखा के नाम से तो जानते हैं, दोनों पॉइंटों को, लेकिन कभी कभी आयोग इन पॉइंटों को नहीं जोड़ता है। तो जब नहीं जोड़ेगा तो 2 को हम घटा देंगे, कितनी बचेंगी? 179 अक्षांश रेखाएं। कहने का मतलब जो आपके एग्जाम में दिया होगा ऑप्शन में, उसी को आप टिक लगाएंगे। यदि तीनों दिया है तो आप 181 को ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में हम जानते हैं कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती भैया? 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग,
और जैसे जैसे आप एक अक्षांश से पार करते हो तो 111 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है। दूसरे अक्षांश पार करने में भी 111 किलोमीटर जाना पड़ता होगा। कहने का मतलब 90 अक्षांश को पार करने में 111 गुणे 90 कर देंगे तो आपकी दूरियां निकल आएंगी। अगर आप इतनी दूरी विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में चल देते हो तो आप उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि 23.5 डिग्री से एक कर्क रेखा जाती है और यह भारत से होके जाती है। हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात, और 66.5 डिग्री से एक और रेखा जाती है जिसे बोलते हैं आर्कटिक रेखा। नेक्स्ट बात, उसी प्रकार विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री से एक रेखा जाती है जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और 66.5 डिग्री से भी होकर एक रेखा दक्षिणी गोलार्ध में जाती है जिसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम में पूछता है सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो हम बोलेंगे विषुवत रेखा या जीरो अक्षांश की रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा कहाँ की होती है? तो ध्रुवों पर होती है। कहाँ पे होती है? ध्रुवों पर होती है। बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट आइए बात करते हैं आइए इससे कुछ जुड़ी और बातें बारे में बात करते हैं। जो 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है ये भी एक अक्षांश रेखा ही है, लेकिन ये भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होके जा रही है। एक का नाम है गुजरात, दूसरे का नाम है राजस्थान, आया हुआ एग्जाम में है। तीसरे का नाम है मध्य प्रदेश, इसके बाद चौथे का नाम है छत्तीसगढ़, पांचवें का नाम है झारखंड, छठवें का नाम है पश्चिम बंगाल, सातवें का नाम है त्रिपुरा और 8वें का नाम है मिजोरम। बातें समझ में? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 राज्य से होकर, भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इससे कुछ जुड़ी बातें और आइए बात करते हैं अब हम लोग देशांतर के बारे में। देशांतर रेखा कहते किसे हैं? तो देशांतर रेखा उसे कहते हैं, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। बातें क्लियर हो गई? दो ध्रुव को मिलाने वाली, तो कहने का मतलब इसके बीचों बीच से एक जो रेखा जा रही है ऊर्ध्वाधर, उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री के अक्षांश, 0 डिग्री की देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ उसे हम पूर्वी गोलार्ध बोल देते हैं, और इसे हम पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर के पूरब में कुल ऐसे खींची गई 180 देशांतर रेखाएं। पश्चिम में, और 0 डिग्री के पश्चिम में भी कुल 180 देशांतर रेखाएं। कहने का मतलब कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 180 प्लस 180 बराबर 360 होती है। बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आइए बात करते हैं इससे कुछ जुड़ी बातें और। दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक विषुवत रेखा पर ही होती है। देखिए कर्व के रूप में है तो सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, और यह दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर हो जाती है।
जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाओगे दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी और ध्रुवों पर जो देशांतरों के बीच की दूरी होती है वो न्यून होती है, न्यूनतम होती है। बात समझ में? नेक्स्ट आइए बात करते हैं, आखिर ये देशांतर रेखाओं का काम क्या है? तो इन देशांतर रेखाओं का काम है समय और तिथि को निर्धारित करना। तो आइए देखते हैं, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई थी समय और तिथि को लेकर। तो समय और तिथि को लेकर जिस चीज की बैठक हुई थी तो उस बैठक में बातें ये आई कि जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है उसे हम समय के लिए यूज करेंगे और जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है उसे हम तिथि के लिए यूज करेंगे। बातें समझ में आई? बैठक में ये बातें निकल के आई दोनों। तो बातें ये आई कि जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है ये बीचों बीच से होके जा रही है जो पूरे वर्ल्ड के लिए समय निर्धारित करेगी और ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है ये कितने देशों से होके जाती है और कितने सागरों से होके जाती है, नाम सुन लो। तो ग्रीनलैंड से होके जाती है, नार्बेरियम सागर से होके जाती है, नेक्स्ट ब्रिटेन से होके जाती है, ब्रिटेन में एक शहर का नाम है ग्रीनविच शहर, उससे होके जाती है, स्पेन से होके जाती है नेक्स्ट, इसके बाद अल्जीरिया से होके जाती है जो साउथ अफ्रीका का एक भाग है, एक देश है अल्जीरिया। इसके बाद फ्रांस से होके जाती है, नेक्स्ट माली से होके जाती है, नेक्स्ट बुर्किना फासो से होके जाती है, नेक्स्ट घाना से होके जाती है, नेक्स्ट दक्षिणी अटलांटिक से होके जाती है। बातें क्लियर आई समझ में? नेक्स्ट आइए बात करते हैं। तो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से जो रेखा 0 डिग्री की जा रही थी ये रेखा और इसी के नाम पर इसी शहर से होके जा रही थी, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं और इसी रेखा को हम प्रधान समय रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट इसी रेखा को हम यामोत्तर समय रेखा भी कहते हैं। कौन सा रेखा नहीं दिख रहा? आइए देखते हैं, यामोत्तर समय रेखा कहते हैं। यामोत्तर समय रेखा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है ये इसके यदि आप पूरब में बढ़ते हो तो जैसे एक देशांतर पार करोगे प्लस 4 मिनट का समय लगेगा और 2 देशांतर पूरब की तरफ पार करोगे तो कितने मिनट का समय लगेगा? 8 मिनट का समय लगेगा। इसी प्रकार 3 देशांतर पार करने में 12 मिनट, 15 देशांतर पार करने में 60 मिनट, 1 घंटा कहने का मतलब। लेकिन 0 डिग्री की यदि आप पश्चिम में आते हो तो पश्चिम में आने पर जैसे एक देशांतर पार करोगे -4 मिनट का समय लगेगा। 2 देशांतर पार करोगे पश्चिम की तरफ तो -4 मिनट, पुनः 8 -8 मिनट का समय लगेगा। ऐसे ऐसे और हम जानते हैं कि हमारा भारत 82.5 डिग्री पर स्थित है। बातें क्लियर होगी? तो ये बताइए हमारा भारत 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट तो 82.5 डिग्री देशांतर पार करने में 330 मिनट और कितने घंटे हो गए? 60 से भाग दे देंगे 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हो गए। कहने का मतलब हमारा भारत ब्रिटेन से ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। बातें क्लियर होगी? नेक्स्ट बात करते हैं, आइए देखते हैं आगे की तरफ। 5.5 घंटा आगे है कहने का मतलब अगर रात में ग्रीनविच में 11 बज रहा होगा ब्रिटेन में तो उस समय भारत में कितना बज रहा होगा?
आइए देखते हैं। अगर ये ग्रीनविच में रात में 11 बज रहा होगा तो भारत 5.5 घंटा आगे है, तो यहाँ 4:30 बज रहा होगा। कहने का मतलब अगर ग्रीनविच में 11 जब बज रहा था रात में तो 5 तारीख थी, तो भारत में उस समय कितनी तारीख होगी? 6 तारीख। बात समझ में आई? नेक्स्ट, लेकिन यदि आप पूरब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो -4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर पार करने में। सारी की सारी चीजें क्या है? काल्पनिक है। -4 मिनट का समय लगता है। यदि हम मान लें कोई देश 30 डिग्री देशांतर पर है पश्चिम में, तो कितना समय लगेगा? 4 तिहाई 12, 120 मिनट भागे 60 बराबर 2 घंटे, -2 घंटे। कहने का मतलब अगर ब्रिटेन में मैं बोलूं, ब्रिटेन में 0 डिग्री पर, ब्रिटेन में रात में 1 बज रहे हो, तो पश्चिमी गोलार्ध में उस समय कितना बज रहा होगा? जो 30 डिग्री देशांतर पर देश स्थित होगा, तो 2 घंटा आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 11 बज रहा होगा उस समय रात में। अगर रात में ब्रिटेन में उस तारीख एक बज रहा होगा रात में, तो उस दिन मान लो 7 तारीख थी, तो यहाँ पे 6 तारीख होगी। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बातें करते हैं। आइए, नेक्स्ट बात यह है कि देशांतर रेखा जब मैं खींच रहा था तो ऐसे ऐसे पूर्वी गोलार्ध में 179 देशांतर रेखाएं हैं, आप भी जानते हो। कोई ऐसी देशांतर रेखा होगी जो भारत को टच करते हुए जाती होगी पश्चिमी बिंदु को, तो जो पश्चिमी बिंदु को भारत के देशांतर रेखा टच करती हुई जा रही है वो कितने डिग्री की देशांतर रेखा है? तो हम बताएंगे 68.7 डिग्री की देशांतर रेखा है, और इसके बीच से भी होके जाती होगी ऐसे ऐसे। तो एक ऐसा समय आता होगा कि देशांतर रेखा भारत को क्रॉस करती होगी किसी भूमि को स्पर्श करते हुए। तो जो पूर्वी वाला भाग है अरुणाचल प्रदेश, उसका एक बिंदु का नाम है, उसको ही क्रॉस करती है अरुणाचल प्रदेश से उस, और वो जो अक्षांश रेखा जाती है उसको बोलते हैं 97.25 डिग्री की देशांतर रेखा जाती है। उस पूर्वी बिंदु को बोलते हैं, जो वहां से जाती है उसको बोलते हैं, आइए देखते हैं, उसको बोलते हैं किबथु। किबथु अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं हम गुहार मोती या गौरा मोता, गुहार मोती या गौरा मोता कहते हैं। बातें समझ में आई? जी हाँ, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक ऐसी कोई देशांत अक्षांश रेखा भी होगी जो भारत के सबसे दक्षिणी स्थल को टच करते हुए जा रही होगी। आइए मैप पे देखते हैं। ये भारत है, इससे होकर आपको पता है एक कर्क रेखा जा रही है, और ये 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है। इसके ऊपर से भी एक रेखा जाती है अक्षांश रेखा। उस अक्षांश रेखा की जो डिग्री है वो 25 डिग्री 25 सेकंड है, और इसी पर इलाहाबाद हमारा बसा हुआ है। और ये 25 डिग्री 25 सेकंड की जो अक्षांश रेखा जाती है इलाहाबाद और हैदराबाद से होके जाती है, पाकिस्तान की हैदराबाद से होके जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इससे भी कोई अक्षांश रेखा जाती होगी भारत के दक्षिणतम बिंदु से। जो अक्षांश रेखा जाती है यहाँ से इसको टच करते हुए, वो कौन सी डिग्री की अक्षांश रेखा होती है? तो हम बोलेंगे 8 डिग्री 4.5 सेकंड की अक्षांश रेखा होके जाती है।
और या किस पॉइंट से होके जाती है? भारत के भूमि सबसे दक्षिणतम भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी है, इसी कन्याकुमारी से होके ही जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन अगर पूछता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार है, आप जानते हो यहाँ पे। और इसी अंडमान निकोबार पे एक द्वीप है जिसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप। इसी ग्रेट निकोबार द्वीप से एक अक्षांश रेखा जाती है जिसे बोलते हैं 6 डिग्री 4 सेकंड की अक्षांश रेखा जाती है। और जो 6 डिग्री 4 सेकंड की अक्षांश रेखा जाती है, इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसी को हम पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे ऐसे तमाम अक्षांश रेखाएं भारत के क्रॉस करती होंगी। और जो सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा है भारत की, वो 37.6 डिग्री की अक्षांश रेखा है। और इससे जो पॉइंट बनता है, सबसे उत्तरी पॉइंट, इससे जो होके जाती है उस पॉइंट से, उसको बोलते हैं इंदिरा काल। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने बोला आप जानते हो कि ये गुजरात से जो पॉइंट होके जा रही थी और इधर से जो देशांतर रेखा जा रही थी, वो कौन थी? पश्चिमी बिंदु से 68.70 और इधर से जो जा रही थी 97.25 की जा रही थी देशांतर रेखा। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 165 लगभग आएगा, और जब औसत निकालते हैं तो 2 से भाग दे देंगे, 82.5 डिग्री आ जाएगा। यही 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से होके जा रही थी। और इसी 82.5 डिग्री को हम मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो इंडिया के लिए समय निर्धारित करती है। और ये मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होके जाती है। कहने का मतलब ये 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा हमारी जाती है। बातें क्लियर हो गई? जी हाँ। एक की बात और सुन लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। असम में एक का नाम है धुबरी। तो इसी धुबरी से होकर, असम के धुबरी से होकर एक देशांतर रेखा जाती है। वो देशांतर रेखा होती है 90 डिग्री की देशांतर रेखा, धुबरी से होकर जाती है। धुबरी असम में है। बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट आपके एग्जाम में अगर कभी पूछता है तो पूछ लेगा, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित है? तो आप बोलना रांची। रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। हमने आज ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने इसको अच्छे से, इस वीडियो को देख लेते हो, तो आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप कभी नहीं भूलोगे और आसानी से इसको हल कर ले जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।